उम्मीद है आप स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बीते लॉकडाउन के चलते हम पिछले लंबे समय से टुडेज जीके को भिन्न फॉर्मेट में यानी 5 प्रश्न करेंट और 5 प्रश्न स्टैटिक के तौर पर पेश कर रहे थे। जैसा कि हमने आपसे वायदा किया था कि स्थितियां अनुकूल होते ही हम अपने पुराने प्रारूप में लौटेंगे। आज से टुडेज जीके फिर से अपने स्थापित प्रारूप यानी 10 प्रश्न करेंट अफेयर्स के तौर पर शुरू हो रहा है। इतने दिनों तक हमारा सहयोग देने के लिए आप सभी का आभार। चलिए आज के टुडेज जीके की शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न के साथ। पिछले अभ्यास प्रश्न के तौर पर हमने आपसे पूछा था, हाल ही में डेल्टा नामक हरिकेन ने किस देश के तटीय हिस्से में दस्तक दी है? ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका, इक्वाडोर या फिर कनाडा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन डेल्टा ने दस्तक दी। इससे अमेरिका के लुइसियाना और टेक्सास जैसे राज्यों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई है। लुइसियाना के कुछ इलाकों में भूस्खलन भी हुए हैं। हरिकेन एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। इस चक्रवात वायु प्रणाली के केंद्र में काफी निम्न दाब यानी लो प्रेशर का रेंज होता है, जबकि बाहरी परिधि में हाई प्रेशर यानी उच्च दाब का क्षेत्र होता है। किसी भी चक्रवात में बाहर से केंद्र की तरफ वायु दाब घटते क्रम में होता है, यानी बाहरी परिधि और केंद्र के बीच वायु दाब प्रवणता की स्थिति होती है। वायु दाब प्रवणता का मतलब होता है प्रेशर ग्रेडियंट। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आज के सेशन का पहला सवाल, मध्य प्रदेश के कुछ शहरों में आधारिक संरचना के विकास के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया है? विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या फिर नव विकास बैंक? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एशियाई विकास बैंक। मध्य प्रदेश के 64 छोटे शहरों में शहरी सुविधाओं में सुधार लाने के मकसद से भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक यानी ADB एक साथ आए हैं। इसके लिए भारत सरकार ने ADB के साथ $270 मिलियन का ऋण समझौता किया है। समझौते के तहत मध्य प्रदेश के कुछ शहरों में जलापूर्ति, सीवेज प्रबंधन संरचना और शहरी स्थानीय निकायों को मजबूत बनाने के लिए यह राशि खर्च की जाएगी। ADB की बात करें तो यह एक बहुपक्षीय बैंक है जिसमें भारत, चीन सहित कुल 68 देश शामिल हैं। 1966 में इस बैंक की स्थापना 31 देशों के साथ हुई थी। इसका मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, एशियाई विकास बैंक। क्वेश्चन नंबर 2, बीते दिनों नीति आयोग ने भारत ऊर्जा मॉडलिंग फोरम की शासकीय संरचना के स्वरूप की घोषणा की है। नीति आयोग ने उक्त फोरम को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ मिलकर लॉन्च किया था? अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त राज्य एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी या फिर विश्व बैंक? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त राज्य एजेंसी। नीति आयोग ने इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम के शासकीय निकाय की संरचना की घोषणा की है। इस फोरम को भारत के नीति आयोग और अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त राज्य एजेंसी ने साथ मिलकर जुलाई 2020 में लॉन्च किया था। यह फोरम भारत और अमेरिका की रणनीतिक ऊर्जा साझेदारी का एक मुख्य स्तंभ है। लंबे समय के लिए ऊर्जा योजना और उसकी मॉडलिंग के लिए यह फोरम भारत के शोधकर्ताओं, ज्ञान भागीदारों, थिंक टैंक्स और सरकारी एजेंसीज को एक मंच पर लाने का लक्ष्य रखता है। संयुक्त राज्य की यह एजेंसी लोगों को जीवन बचाने, गरीबी कम करने और लोकशाही को मजबूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विकास और लोकोपकारी प्रयासों को बढ़ावा देती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, बीते दिनों किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र ने वृक्ष प्रत्यारोपण नीति यानी ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी का अनुमोदन किया? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली या फिर कर्नाटक? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दिल्ली। राजधानी में पेड़ों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार ने वृक्ष प्रत्यारोपण नीति यानी ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री केजरीवाल के मुताबिक दिल्ली पहला ऐसा राज्य या संघ राज्य क्षेत्र है जहां इस तरह की नीति मंजूर की गई है। इसी के साथ दिल्ली सरकार ने कनॉट
प्लेस के पास दुनिया का दूसरा स्मॉग टावर बनाने को भी मंजूरी दे दी है। वृक्ष प्रत्यारोपण नीति के तहत लक्ष्य ये रखा गया है कि विकास और निर्माण कार्यों के चलते वृक्षों का जो नुकसान हुआ है उसके कम से कम 80% वृक्षों का ट्रांसप्लांटेशन किया जाए। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किसे संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिष्ठित सांद्रा नीसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया? हरीश कोटेचा, अजीम प्रेमजी, शिव नाडर या फिर किरण मजूमदार शॉ? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, हरीश कोटेचा। हाल ही में अमेरिका के चिर प्रतिष्ठित सांद्रा नीसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की घोषणा की गई। इस बार यह पुरस्कार भारतीय मूल के समाज सेवी हरीश कोटेचा को दिया गया। हरीश कोटेचा हिंदू चैरिटीज फॉर अमेरिका के संस्थापक और प्रमुख हैं। हरीश कोटेचा को यह अवार्ड बच्चों और बेघर हो चुके युवाओं की जरूरतों को पूरा करने के क्षेत्र में किए गए कार्य के लिए दिया गया। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, आगामी 16 अक्टूबर को शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के न्याय मंत्रियों की 7वीं बैठक होने जा रही है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य राज्य नहीं है? भारत, पाकिस्तान, चीन या फिर मंगोलिया? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी मंगोलिया। 16 अक्टूबर को शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के विधि एवं न्याय मंत्रियों की बैठक होगी। इसकी मेजबानी केंद्रीय विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद करेंगे। बैठक में आपसी सहयोग, विवादों के तेजी से निपटान के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने जैसे विषयों पर चर्चा होगी। शंघाई सहयोग संगठन की बात करें तो यह एक स्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना की घोषणा 15 जून 2001 को शंघाई में हुई थी। इसके सदस्य देशों की बात करें तो इनमें शामिल हैं भारत, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। मंगोलिया इसका सदस्य देश नहीं है बल्कि एक पर्यवेक्षक देश है। भारत और पाकिस्तान इसके प्रारंभिक सदस्य नहीं थे बल्कि इन्हें शामिल किए जाने की घोषणा 2017 में अस्ताना में हुई बैठक के दौरान की गई थी। इस संगठन का मुख्य लक्ष्य सदस्य देशों के बीच आपसी विश्वास को मजबूत करना, राजनीति, अर्थव्यवस्था, शोध, तकनीकी और संस्कृति, शिक्षा और पर्यावरण आदि के मामले में प्रभावी सहयोग को प्रोत्साहन देना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, मंगोलिया। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में थट्टेकड पक्षी अभयारण्य के निकट के कुछ भाग को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। किसी संरक्षित क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित करने की सरकार की यह शक्ति निम्नलिखित में से किस या किन विधि या विधियों द्वारा अधिदेशित होती है? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, पर्यावरण संरक्षण नियम 1986। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 3 या फिर उपर्युक्त सभी सही हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी उपर्युक्त सभी सही हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने थट्टेकड पक्षी अभयारण्य के आसपास के 1 किलोमीटर के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन बनाने के लिए अधिसूचना का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। यह पक्षी अभयारण्य केरल में पेरियार नदी के उत्तर में अवस्थित है। यह केरल का पहला पक्षी अभयारण्य है। यह अभयारण्य कुछ दुर्लभ प्रजाति के पक्षियों जैसे सिलोन फ्रॉगमाउथ, क्रिम्सन थ्रोटेड बार्बेट, सनबर्ड और मालाबार ग्रे हॉर्नबिल के लिए प्रसिद्ध है। आपको बता दें कि किसी संरक्षित क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन यानी पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने की शक्ति सरकार को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और पर्यावरण संरक्षण नियम 1986 से मिलती है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के मुताबिक यह राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की जिम्मेदारी है कि वह वन्यजीवों और वनों के संरक्षण और विकास के लिए आवश्यक कदम उठाए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 केंद्र सरकार को शक्ति देती है कि वह पर्यावरण की सुरक्षा करने और उसकी गुणवत्ता में सुधार के लिए और पर्यावरण प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने के लिए जरूरी कदम उठाए। वहीं पर्यावरण संरक्षण नियम 1986 के मुताबिक जैव विविधता एवं पर्यावरण आदि को ध्यान में रखते हुए
केंद्र सरकार उद्योगों की अवस्थिति पर रोक लगा सकती है या उनकी गतिविधियों को विनियमित कर सकती है। किसी संरक्षित क्षेत्र के पास इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का मकसद उस क्षेत्र के आसपास शॉक ऑब्जर्वर बनाना है। ये संक्रमण क्षेत्र होते हैं जहां कई सारी गतिविधियों को विनियमित किया जाता है। इको सेंसिटिव जोन की सीमा निर्धारित नहीं है, यह संरक्षित क्षेत्र के अनुसार तय की जाती है। आमतौर पर इसका विस्तार 10 किलोमीटर के क्षेत्र तक होता है। कभी कभी इसे 10 किलोमीटर से आगे तक भी बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी उपर्युक्त सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने हाल ही में राष्ट्रव्यापी कामधेनु दीपावली अभियान की शुरुआत की है। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग है एक संवैधानिक निकाय, एक सांविधिक निकाय, मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव द्वारा गठित निकाय या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, यानी मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव द्वारा गठित निकाय। इस वर्ष दीपावली पर्व पर कामधेनु दीपावली अभियान मनाने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू कर दिया गया है। अभियान का मकसद इस पर्व पर गाय के गोबर और पंचगव्य उत्पादों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। यह अभियान गौमाया गणेश अभियान से प्रेरित है, जिसमें इको फ्रेंडली उत्पादों के विनिर्माण को बढ़ावा दिया गया था। इस अभियान की शुरुआत राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने की है। इस आयोग की स्थापना केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के जरिए हुई थी। इस आयोग का मुख्य कार्य गायों और उनके वंशजों का संरक्षण और विकास करना है। बूचड़खानों और गायों के प्रति क्रूरता से जुड़े कानूनों का कड़ाई से पालन करवाना इस आयोग की जिम्मेदारी है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव द्वारा गठित निकाय। क्वेश्चन नंबर 8, आगामी समय में तुर्की भूमध्य सागर का भूकंपीय सर्वेक्षण करने जा रहा है। भूमध्य सागर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भूमध्य सागरीय तट मिस्र से सटा हुआ नहीं है। कथन 2, एड्रियाटिक सागर भूमध्य सागर का हिस्सा है। कथन 3, साइप्रस भूमध्य सागर में अवस्थित एकमात्र द्वीपीय देश है। कथन 4, तुर्की की पूर्वी सीमा भूमध्य सागर से सटी हुई है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर हैं? केवल 2, केवल 1, 2 और 3, केवल 2, 3 और 4 या फिर केवल 1, 3 और 4। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी केवल 2 कथन ही सही है। तुर्की की नौसेना ने एडवाइजरी जारी कर कहा है कि आने वाले 10 दिनों में यह पूर्वी भूमध्य सागर में भूकंपीय सर्वेक्षण करेगा। इसके लिए यह ओरुक रिस जहाज भेजेगा। इसके साथ ही 2 और जलयान भी भेजे जाएंगे। इससे तुर्की और नाटो सदस्य ग्रीस के बीच तनाव बढ़ने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। भूमध्य सागर के बारे में आपको बता दें कि यह एक महाद्वीपीय सागर है, जिसके उत्तर में यूरोप, पूर्व में एशिया और दक्षिण में अफ्रीका महाद्वीप हैं। जिब्राल्टर चैनल की एक पतली पट्टी भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। भूमध्य सागर से सटे हुए देशों में शामिल हैं स्पेन, फ्रांस, इटली, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मोंटेनिग्रो, अल्बानिया, ग्रीस, तुर्की, सीरिया, लेबनान, इजराइल, मिस्र, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया और मोरक्को। भूमध्य सागर में अवस्थित द्वीपीय देश हैं साइप्रस और माल्टा। भूमध्य सागर में कुछ छोटे छोटे क्षेत्रीय सागर भी हैं, जैसे अल्बोरन सागर, बेलियारिक सागर, लिगुरियन सागर, टेरेनियन सागर, एड्रियाटिक सागर, एजियन सागर और आयोनियन सागर। तुर्की का पश्चिमी और दक्षिणी तट भूमध्य सागर से सटा हुआ है, न कि पूर्वी सीमा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 9, अपने क्रियान्वयन के बाद से काफी कम समय में ही ई संजीवनी ने अपने 5 लाख टेली कंसल्टेशन पूरे कर लिए हैं। बताइए कि उक्त पहल को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 2017, 2018, 2019 या फिर 2020? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 2019। केंद्र की महत्वाकांक्षी पहल ई संजीवनी को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 2019 में लॉन्च किया था। यह एक टेलीमेडिसिन पहल है। इस पहल को 2022 के आखिरी तक आयुष्मान भारत योजना के तहत 1,55,000 हेल्थ एंड वेलनेस केंद्रों पर लागू किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। ई संजीवनी ओपीडी भी इस पहल का मुख्य भाग है, जिसे अप्रैल 2020 में शुरू किया गया था, ताकि लॉकडाउन के चलते ओपीडी के बंद होने से मरीजों पर असर न पड़े। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 2019।
आज के सेशन का अंतिम सवाल, बीते दिनों ट्राइफेड और अन्य 2 संस्थाओं ने मिलकर टेक फॉर ट्राइबल्स पहल को लॉन्च किया। ट्राइफेड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ट्राइफेड की स्थापना बहुराज्यीय सहकारी सोसाइटीज अधिनियम 1984 के तहत हुई। कथन 2, ट्राइफेड देश की जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अधिदेशित है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 न ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी दोनों ही कथन सही है। जनजातियों के तकनीकी विकास के लिए ट्राइफेड, IIT कानपुर और छत्तीसगढ़ MFP फेडरेशन ने मिलकर हाल ही में टेक फॉर ट्राइबल पहल लॉन्च किया। यह पहल जनजातीय उद्यमियों और शहरी बाजारों के बीच संपर्क को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च की गई है। इस पहल के तहत छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के वनधन लाभार्थियों को छोटे उद्यमों के मामले में 6 सप्ताह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ट्राइफेड यानी ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना भारत सरकार ने बहुराज्यीय सहकारी सोसाइटीज अधिनियम 1984 के तहत 1987 में की थी। इस निकाय का मुख्य कार्य लघु वनोत्पादों के व्यापार और कृषिगत उत्पादों के अतिरेक के जरिए देश की जनजातियों का सामाजिक और आर्थिक विकास करना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी दोनों ही कथन सही हैं। अब नोट करते हैं आज के सेशन का अभ्यास प्रश्न। प्रश्न है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के ताजा आंकड़े हाल ही में जारी किए गए। बताइए कि यह इंडेक्स कौन प्रकाशित करता है? श्रम ब्यूरो, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग या फिर भारी उद्योग विभाग? इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ नए सवाल और उनके एक्सप्लेनेशन के साथ ही इस प्रश्न के सही जवाब के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।